इंडियन स्टॉक मार्केट में आज के टाइम पर यहाँ पर आप कह सकते हो कि आईपीओ के जो त्योहार है वो चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जबरदस्त आईपीओ आ रहा है और उसके पीछे पीछे दूसरा आईपीओ आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपने देखा सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, क्या बम्पर उसकी लिस्टिंग हुई। यहाँ पर ड्रीमफोक्स का आईपीओ 6 सितंबर को आने वाला है, लेकिन वहीं पर उसके एक दिन पहले 5 सितंबर को हमें देखने को मिलने वाला है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ऐसी लहर उठी है आईपीओस की, जहां पर एक के बाद एक धड़ाधड़ ऐसे आईपीओस आ रहे हैं और ये सारे वैसे आईपीओस है जो कि हमें काफी ज्यादा अच्छा जो रिटर्न्स है वो कमा के दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के जीएमबी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम कंपनी डिटेल्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरा पॉइंट लेंगे फाइनेंशियल्स का, चौथा पॉइंट हम लेंगे आईपीओ डिटेल्स और आखिर में हम जानेंगे कि क्या हम इस आईपीओ में अप्लाई करें भी या फिर ना करें। इन सारे पॉइंट्स के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अभी 2 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के जीएमबी के साथ। अगर हम इसका करंट जीएमबी देखेंगे तो वो चल रहा है 34 रुपीज का। यहाँ पर 28 शेयर का एक लॉट है, तो अगर हम 34 इंटू 28 करेंगे तो हमें ₹952 पर लॉट फायदा है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो वो 10% से कम बता रहा है। आज हुए 3 सितंबर, तो इसका जो जीएमबी में थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो आईपीओ है वो 5 सितंबर को जो है वो ओपन होने वाला है। तो जीएमबी के लिए यहाँ पर हमारा होल्ड पोजीशन रहेगी, क्योंकि हम इसको आखिरी दिन यहाँ पर जो है उसको देखकर जीएमबी को देखकर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्लियर हो गया जीएमबी का। अब यहाँ पर जान लेते हैं कंपनी डिटेल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है वो 100 साल पुरानी है। जी हाँ, ये जो बैंक है वो 1921 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी कि ये जो बैंक है वो 100 साल से चली आ रही है, तो ये जो बैंक है वो ट्रस्टेबल तो होगी ही। अगर हम यहाँ पर इसके कस्टमर्स की बात करें तो इसके जो स्पेशलिटी कस्टमर्स है वो है यहाँ पर रिटेलर्स, यानी कि आम आदमी। अगर हम वहीं पर छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ पर शामिल है। एग्रीकल्चर के जो कस्टमर्स होते हैं जैसे कि फार्मर्स हो गए, वो लोग भी यहाँ पर इनके कस्टमर बेस में शामिल है। अगर हम यहाँ पर बात करें बैंक खातों की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 70% के जो कस्टमर्स हैं उनके जो बैंक के खाते हैं वो 5 साल पुराने हैं। यानी कि उनके खातों को 5 साल से भी ज्यादा हो चुका है। यानी कि इनके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको इस बैंक पे फुल ट्रस्ट है, फुल भरोसा है इन पर। वहीं पर अगर हम इसके कस्टमर बेस की बात करेंगे तो इसका जो टोटल कस्टमर्स है वो 50 लाख से भी ज्यादा के हैं। सो यहाँ पर पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो इसके ऊपर बना हुआ है, इसमें यहाँ पर कोई भी दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी टोटल शाखाओं के बारे में, ब्रांच के बारे में, तो वो टोटल 509 है और वो भी मैं आपको बता दूं 509 में से 329 जो है वो तमिलनाडु में मौजूद है। यानी कि इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो तमिलनाडु में ही है। यानी कि बाकी सारे स्टेट में भी इसके ब्रांच है जो है वो मौजूद है, लेकिन मेजोरिटी इसकी जो ब्रांचेस है वो तमिलनाडु में मौजूद है। वहीं पर यहाँ पर इसके 931 जो एटीएम है वो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, इसकी जो ब्रांच है वो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है इन तमिलनाडु, लेकिन वहीं पर इसके जो एटीएम है वो यहाँ पर आपको ऑल ओवर द इंडिया जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इसकी जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो 8% CAGR से बड़ी है। वहीं पर अदर बैंक्स की यहाँ पर डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे तो वो है 6.4% की CAGR। तो बाकी सारे बैंक से यहाँ पर इसकी जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर शानदार बड़ी है। वहीं पर अगर हम पिछले 3 साल के कस्टमर बेस देखेंगे इस बैंक के तो वो है 5.38%, जो कि अगेन यहाँ पर काफी बढ़िया बात हो जाती है यहाँ पर इस बैंक के लिए। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि ये जो कंपनी है वो क्या करती है, कैसे करती है। यहाँ पर इसकी जो ब्रांचेस है वो तमिलनाडु में है वो ज्यादा है, लेकिन एटीएम ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कंपनी डिटेल्स तो जान ली, लेकिन अब हम यहाँ पर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर यहाँ पर इस कंपनी के जो चार्ट है, फाइनेंशियल चार्ट है, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। 2020 में इसके टोटल एसेट्स थे 42,758.8 करोड़। टोटल एसेट्स 2021 में हो गए 47,527.17 करोड़ रुपीस। वहीं पर 2022 में हो गए 52,858.49 करोड़ रुपीस। यानी कि हमें यहाँ पर साल दर साल इसके टोटल एसेट्स में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूस जो ग्रोथ है वो 3 साल में हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 2020 में तो वो है 464.89, 2021 में 654.04 करोड़,
वहीं पर 2022 में ये बन गया 901.9 करोड़ रुपीस, यानी कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेटवर्थ में भी यहाँ पर अगर हम 2020 के कंपैरिजन करेंगे 2021 और 2022 के साथ, तो हमें तीनों साल में जो ग्रोथ है वो देखने को ओवरऑल मिलती जा रही है। यानी कि इसका रेवेन्यू हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो या फिर नेटवर्थ हो, यहाँ पर तीनों ही साल में 2020, 21 और 22 में हमें यहाँ पर जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती ही जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखेंगे तो काफी हमें बढ़िया नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है, एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो कंपनी है, जो बैंक है, वो काफी बढ़िया हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, फाइनेंशियल, जो कि काफी बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, जो कि है आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो आईपीओ है वो 5 सितंबर को जो है वो ओपन होने वाला है और 7 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। यानी कि गिन के हमारे पास सिर्फ 3 दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है मार्केट में वो होगी 15 सितंबर को। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करेंगे तो वो है 10 रुपए की। अगर हम इसका प्राइस बैंड देखेंगे तो वो है 500 से 525 रुपए का। यहाँ पर आपको एक लॉट में 28 शेयर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एक लॉट में मिनिमम 14,700 रुपए जो है वो निवेश करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हम इसके इश्यू साइज की बात करेंगे तो वो है 831 करोड़ रुपए और वो भी यहाँ पर फ्रेश है। जी हाँ, ये सारे जो शेयर्स हैं वो फ्रेश शेयर्स होने वाले हैं। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर अपना फोर्थ पॉइंट भी कवर कर लिया, जो कि है आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। वहीं पर अब अपने फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, आखिरी पॉइंट पे, जो कि है कि हम इस आईपीओ में अप्लाई करें भी या फिर ना करें। यहाँ पर मैं आपको 2 रास्ते दिखा रहा हूँ। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप आखिरी दिन के जीएमपी को देखकर ही यहाँ पर निवेश करें, तो फिर आपको कोई भी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जीएमपी को देखकर आखिरी दिन पर जो है वो निवेश कर सकते हो। अब रही बात लॉन्ग टर्म वालों की, जो लोग इस आईपीओ में, इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बता दूं, ओवरव्यू पॉइंट्स इस कंपनी के स्टॉक के। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो कंपनी है वो नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में मौजूद है, यानी कि इसका सेक्टर कोई अलग सा नहीं है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में धीरे धीरे यहाँ पर जो बैंक के स्टॉक्स होते हैं वो ग्रो करते हमें देखने को मिलते हैं, वैसे ये स्टॉक होने वाला है। यहाँ पर इसकी जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर द इंडिया है, ये हमारा दूसरा पॉइंट बन जाता है। एटीएम्स इसके ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन इसके ब्रांचेस वो ऑल ओवर इंडिया मौजूद नहीं है, तो हम इससे प्रेजेंस जो है वो ऑल ओवर इंडिया नहीं मान सकते। वहीं पर अगर हम इसके कस्टमर बेस की बात करेंगे तो वो 50 लाख से भी ज्यादा है और वहीं पर 70% से भी ज्यादा के जो कस्टमर्स हैं वो पुराने कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक बड़ा सा प्लस पॉइंट जो है वो निकल कर आ रहा है। वहीं पर अगर हम डिपॉजिट और कस्टमर ग्रोथ रेट की बात करें तो वो भी हमें काफी बढ़िया बढ़ता हुआ जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। 5वें पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो काफी जबरदस्त, खतरनाक इसके जो फाइनेंशियल्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पर इस कंपनी के पिछले 3 साल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लो, टोटल रेवेन्यू देख लो, टोटल एसेट्स देख लो, कुछ भी देख लो, यहाँ पर आपको जो ग्रोथ है वो होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 5 ऐसे पॉइंट्स जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो इस स्टॉक को, तो ये जो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या हमें स्टॉक को, इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। वेल, इसका जो आंसर है आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा, जहां पर हम इस आईपीओ के जीएमपी को देखेंगे, इसके सब्सक्रिप्शंस को देखेंगे। वहां पर हम उस वीडियो में हम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो वाला वीडियो आप मिस ना कर पाए। पर आप सिर्फ यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली लास्ट दिन के जीएमपी को देखकर अप्लाई कर सकते हो। सो वेल, मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में जो भी आपको कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होंगी। वेल, अभी भी आपको कंफ्यूजन से क्वेरी है तो वो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आपका दोस्त अब आपसे लेता हूँ अलविदा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए मैं यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल वुल्फ फाइनेंशियल अंशु परिक चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।